नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। प्रदेश संगठनात्मक कार्यशाला में भी शामिल होंगे। कुआला बंजार में भी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। जीएसटी की नई दरों स्वदेशी अपनाने को लेकर करेंगे जनसंपर्क। मुख्य सेवक सदन में उत्तराखंड सीएसआर डायलॉग कार्यक्रम में भी सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल होने वाले हैं, प्रतिभाग करेंगे। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां अलग अलग कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं। कुआवाला बाजार में भी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और जीएसटी की नई दरों स्वदेशी अपनाने को लेकर जनसंपर्क भी करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, उन्हें जागरूक किया जाएगा। मुख्य सेवक सदन में उत्तराखंड सीएसआर डायलॉग कार्यक्रम में भी सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करने वाले हैं। कई सारे कार्यक्रमों में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होने वाले हैं। प्रदेश संगठनात्मक कार्यशाला में शामिल होंगे और इसी के साथ साथ कुआवाला बाजार में भी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और लोगों से मुलाकात करेंगे, संवाद करेंगे। जीएसटी की नई दरों को लेकर स्वदेशी अपनाने को लेकर आह्वान किया जाएगा, उनसे बातचीत की जाएगी। मुख्य सेवक सदन में उत्तराखंड सीएसआर डायलॉग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भी प्रतिभाग करने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां कई सारे कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री का आज दौरा है। कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करने वाले हैं। प्रदेश संगठनात्मक कार्यशाला में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो इसी के साथ साथ कुआवाला बाजार में भी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और लोगों से मुलाकात करेंगे, जनसंपर्क करेंगे। जीएसटी की दरों को लेकर, स्वदेशी अपनाने को लेकर उनसे अपील करेंगे, लोगों को जागरूक किया जाएगा। बीते दिन भी हमने देखा था कि मुख्यमंत्री दुकानदारों से मिले थे, दुकानों पर स्वदेशी अपनाओ के स्टिकर चिपकाए गए थे। नई जीएसटी को लेकर भी लोगों को जागरूक किया था, दुकानदारों से बातचीत की थी, उनसे फीडबैक लिया गया था। इसी के साथ आज भी कई कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरीके से मुख्यमंत्री आज कई सारे कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, बाजार में भी जाएंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे। बीते दिन भी मुख्यमंत्री बाजार पहुंचे थे और लोगों से बातचीत की थी। आज क्या कुछ कार्यक्रम है? देखिए प्रिया, बिल्कुल जिस तरह से देखा जाए कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज कई कार्यक्रम रहने वाले हैं। अगर हम बात करें तो संगठनात्मक कार्यक्रम में 10:30 बजे वह शामिल होंगे, जो कुआवाला में स्थित एक होटल में आयोजित किया गया है। प्रांतीय परिषद की बैठक है, उसमें जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होने के लिए जाएंगे और वहाँ पर जो है नवनियुक्त जो कार्यकारिणी है, जो अभी चयनित हुई है, जिनको जो है जिम्मेदारी सौंपी गई है, उनको का मार्गदर्शन करने का काम करेंगे। इसके साथ साथ अगर दूसरे कार्यक्रम की हम बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुआवाला के क्षेत्र में स्थित जो बाजार है, बाजार में जीएसटी उत्सव को लेकर के वहाँ लोगों के बीच जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, संवाद करने का काम करेंगे और जीएसटी की जो नई दरें आई हैं उनको लेकर के उनसे बातचीत कर उत्सव मनाने का काम करेंगे। उनके बीच जानकारी हासिल करेंगे कि आखिरकार जो दरें कम हुई है, जो 18% जीएसटी है, 5% जीएसटी है, जो 12 और 28 का स्लैब खत्म किया है, उससे कितनी तौर पर राहत जो है जनता को मिल रही है, कितना खुश उससे जनता नजर आ रही है, व्यापारी कितना खुश है, उससे पूरा जो फीडबैक है वो लेते हुए नजर आएंगे। इसके बाद जो है उनका कैंप कार्यालय पर कार्यक्रम है, वो वहाँ पर जो है जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा जो है कुछ शासकीय कार्य भी वहाँ पर करेंगे, तो निश्चित तौर पर उनका कार्यक्रम वहाँ का भी रहने वाला है। इसके बाद जो है मुख्य सेवक सदन में उत्तराखंड सीएसआर कार्यक्रम होने वाला है और इस कार्यक्रम में जिस तरह से उद्यमी और सरकार के बीच एक समन्वय स्थापित होता है कि किस तरह से वो सरकार के साथ बैठ करके आने वाले क्षेत्र में काम करते हैं, चाहे पर्यावरण का क्षेत्र हो, चाहे महिला सशक्तिकरण का हो, चाहे अन्य विभिन्न क्षेत्र जो सामाजिक क्षेत्र होते हैं, जिसमें जो है जो प्राइवेट उद्यमी लोग होते हैं वो सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं, तो उसी कार्यक्रम में भी प्रतिभाग करेंगे। क्योंकि उत्तराखंड सीएसआर डायलॉग जो कार्यक्रम है, ये भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, तो इसमें भी शामिल होंगे और निश्चित तौर पर इसमें भी लोगों से बातचीत कर जो है किस तरह से बेहतर सामाजिक क्षेत्रों में कार्य हो सकते हैं, उस पर चिंतन मंथन कार्य होगा। तो देखा जाए तो आज जो है चाहे वो संगठनात्मक कार्यक्रम हो, लोगों के बीच जाकर जो है नई जीएसटी की दरों को लेकर उत्सव की बात हो, चाहे फिर जो सीएसआर कार्यक्रम है उसकी बात हो, यानी कि तमाम कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री का फोकस जो है जनता को किस तरह से लाभ पहुंचे, जनता किस तरह से जो है लाभान्वित हो, उस पर जो है फोकस उनका रहने वाला है। जी बिल्कुल योगेश, जिस तरीके से वो बाजार में भी जाएंगे, दुकानदारों से मिलेंगे और जीएसटी को लेकर जागरूक करेंगे, ऐसे में बीते दिन भी वो सड़कों पर उतरे थे, लोगों से बातचीत की थी, ऐसे में उसका क्या कुछ असर लोगों में देखने को मिल रहा है और जीएसटी की दरों में बदलाव किया गया है, तो ऐसे में जमीनी हकीकत क्या कुछ है वो जानना चाहेंगे।
देखिए जी। अगर देखा जाए तो जिस तरह से जीएसटी की नई दरें 12 स्लैब को ख़त्म किया गया है, इसके साथ साथ जो 28 का स्लैब था उसको ख़त्म किया गया है। उसके बाद 2 स्लैब बचे हैं जो 5% और 18% है, यानी कि 2 स्लैबों में जिस तरह से देखा जाए तो अब जो व्यापारी है उनको भी काफ़ी राहत मिल रही है। एमआरपी में कुछ कटौती हो जाएगी और इसके साथ साथ जो है लोगों को काफ़ी चीज़ों में जो है राहत मिलती हुई नजर आएगी। यानी कि वो लगातार इसी चीज़ को लेकर के लोगों के बीच जनसंपर्क भी कर रहे हैं, जागरूकता भी बढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ लोगों का फीडबैक भी लेने का काम कर रहे हैं कि जो काम जो है देश के प्रधानमंत्री ने करने का काम किया है, जो वित्त विभाग की ओर से ये नई पहल की गई है, ये कितना लाभ देने का काम कर रही है, तो निश्चित तौर पर उसका फीडबैक भी वो लेते नजर आ रहे हैं। और अगर हम देखें तो लगातार वो बाजारों में जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, स्टिकर कुछ वहाँ पर चस्पा कर रहे हैं और साथ साथ उसका महत्व भी बताने का काम कर रहे हैं। तो यानी कि अगर देखा जाए तो लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है तरह तरह के कार्यक्रमों में शामिल होकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और आज भी जिस तरह से देखा जाए कि संगठनात्मक कार्यक्रमों में शामिल होंगे, उसके बाद जो है फिर जीएसटी के उत्सव को लेकर के बाजारों में जो है लोगों से बातचीत करेंगे, व्यापारियों से बातचीत करेंगे, उसके बाद मुख्य सेवक सदन जाएंगे। तो यानी कि अगर कार्यक्रमों की हम बात करें तो सारे कार्यक्रम इस तरह से हैं कि लोग किस तरह से लाभान्वित हों। तो निश्चित तौर पर जो है आज देखना होगा कि व्यापारियों से किस तरह से फीडबैक को लेते हैं, किस तरह की मुलाकात करते हैं और किस तरह का फीडबैक उनको मिलता है। जी बिल्कुल योगेश, धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के निरीक्षण ने हल्द्वानी तहसील को कार्यप्रणाली की हकीकत उजागर कर दी है। दरअसल शिकायतों की पुष्टि करने पहुंचे कमिश्नर ने तहसीलदार संघ कानून को अशरफ अली के घर का निरीक्षण किया, जहां फाइलों और रजिस्टरों का बड़ा सा जखीरा मिला। वहीं जांच में सामने आया है कि कानून को दफ्तर की जगह घर पर ही फाइलें रखते थे और मौके पर जाने के बजाय घर पर बैठकर रिपोर्ट लगाते थे। आपको बता दें कि फाइलों को जानबूझकर लंबित कर देरी करने के भी आरोप उन पर लगे हैं। कमिश्नर के छापे जैसी कार्रवाई से तहसील प्रशासन में हड़कंप मच गया है। इस घटना ने तहसील प्रशासन की भूमिका पर कई सारे गंभीर सवाल खड़े किए हैं। फिलहाल कमिश्नर ने जिलाधिकारी को मामले की प्रशासनिक जांच कर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। देखिए, मैं तो ये तहसील का जो रूटीन इंस्पेक्शन है वो कर रहा था और इसमें मैंने पर्टिकुलरली 143 के मामले देखे। आप जानते हैं 143 के मामले पब्लिक का, आम पब्लिक का रोज़ वास्ता 143 से पड़ता है, चाहे ज़मीन बेचने के लिए हो, चाहे लोन लेने के लिए हो। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है कि इसमें किसी प्रकार का विलम्ब नहीं होना चाहिए। राइट टू सर्विस में भी ये कवर्ड है। जब ये मामले में देख रहा था तो मैंने देखा काफ़ी इसमें पेंडेंसी है और पेंडेंसी का जब मैंने पता लगाना चाहा तो कुछ फाइलें तो मुझे तहसील में ही मिल गई जिनमें कोई डेट संकेत नहीं है, कोई रिपोर्ट्स का विवरण नहीं है। और बाकी के बारे में यहाँ पे जो एसके हैं उनके द्वारा बताया गया कि ये फाइलें उन्होंने घर पे रखी हुई थी। उनके घर का भी मुआयना किया गया जहाँ पे फाइलें मिली हैं और पूछने पे उनका कहना है कि इसमें से एक भी मामले में उन्होंने मौका मुआयना नहीं किया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता पंकज सक्सेना से। पंकज, जिस तरीके से ये कार्रवाई देखने को मिली है, कानूनगो के घर पर जब कार्रवाई की गई तो वहां एक फाइलों का जखीरा मिला है, ऐसे में क्या कुछ कार्रवाई आगे को देखने को मिली है? कानूनगो से कुछ बातचीत की गई, उन्होंने क्या कुछ अपनी दलीलें पेश की हैं? कार्य होता है कि वो समय समय पर जो है तहसील में जाकर सभी विभागों में जाकर निरीक्षण है, जिसके चलते कल तहसील के अंदर निरीक्षण किया तो वही कानूनगो के दफ्तर के अंदर कुछ फाइलें वहां पर नहीं मिली। जिसके बाद पूछा गया तो कानूनगो ने बताया कि उनके आवास पर वो कुछ फाइलें हैं, जिसको लेके उनके आवास पर भी जो कमिश्नर के द्वारा छापा मारा गया और जहाँ पर फाइलों का जखीरा यहाँ पर बरामद हुआ, जिसमें रिपोर्ट लग गई, सारे काम हो गए, लेकिन फाइल को वहाँ पे सबमिट नहीं किया, जिसके लेके स्पष्टीकरण मांगा गया है। जो अशफाक अली कानूनगो से मांगा गया है कि इन्होंने फाइलें अपने घर पे क्यों रखी थी, जिसके बाद कमिश्नर ने कहा कि उसके बाद ही जो कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, देखना होगा क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्या कुछ एक्शन होता है। धन्यवाद पंकज हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार और देहरादून पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लंबे समय से फरार चल रहे UKSSC पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी खालिद को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद खालिद को हरिद्वार लाया गया, जहां देहरादून SSP अजय सिंह, हरिद्वार SSP प्रमेंद्र सिंह डोभाल और जांच टीम ने लंबी पूछताछ की। आरोपी को बाद में देहरादून पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया, जहां गहन पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में ये कोई संगठित गैंग नहीं है, बल्कि कुछ व्यक्तियों का व्यक्तिगत खेल था, जिन्होंने मिलकर प्रश्न पत्र को लीक किया है। हालांकि पुलिस का दावा है कि अब इस पूरे मामले की तह तक जाकर हर साजिशकर्ता को बेनकाब किया जाएगा। सनसनीखेज इसको बताया गया था पेपर लीक की तरह, और अभी जो प्राथमिक हमारी पूछताछ SSP हरिद्वार और उनकी टीम और सभी टीमों ने किया है, तो पेपर लीक जैसी कोई बात अभी प्रथम दृष्टया अभी पूछताछ में नहीं आई है।
ये एक इंडिविजुअल कंडक्ट था और जिसके पीछे अभी जो पूछताछ मिली है कहीं ना कहीं एक कॉन्स्पिरेसी एंगल का भी लगता है कि कुछ था इसमें। तो बेसिकली अब विस्तृत पूछताछ के बाद ही इसमें स्टेटमेंट दिया जाना उचित होगा। लेकिन अभी जो है क्योंकि इसको अभी हिरासत में ले लिया गया है, क्योंकि इस केस का हमारे वांटेड भी था, प्लस सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी, ये जानना बहुत जरूरी था कि क्या कोई सुनियोजित तरीके से कोई षड्यंत्र था कि नहीं था। दूसरी चीज थी क्या कोई ऑर्गेनाइज गैंग तो नहीं, कि पेपर लीक के माध्यम था। तो ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि कोई ऑर्गेनाइज इसमें गैंग नहीं था और ये मात्र एक इंडिविजुअल या कुछ लोग के बीच में मिलकर मुझे लगता है कि ये काम किया गया था। अभी जो पूछताछ में निकला, चूंकि अभी बहुत अर्ली बताना कुछ भी है, बट हम दोनों एंगल पर इसमें जांच कर रहे हैं। एक कॉन्स्पिरेसी एंगल पे कर रहे हैं और दूसरा ये है कि किस तरह से इसने पेपर को 12 क्वेश्चन जो आउट किए थे। हरिद्वार पुलिस और देहरादून पुलिस के संयुक्त प्रयास से अभियुक्त खालिद को भी हिरासत में लिया गया है। इससे पूछताछ की जा रही है। जो भी आगे इसमें साक्ष्य आएंगे, जिस भी तरीके से विवेचना में जो आवश्यक साक्ष्यों की हमें आवश्यकता होगी, उसी के अनुरूप आगे की विवेचना चलेगी। इसको अभी देहरादून पुलिस को हस्तांतरित किया जा रहा है ताकि आगे की जो कार्रवाई है वो देहरादून में ही की जा सके, क्योंकि अभियोग देहरादून में कायम है। तो देहरादून पुलिस अभी इसको यहाँ से देहरादून लेके जा रही है। लेकिन 1.5 घंटे तक पुलिस पूछताछ करती रही, आप भी रहे और देहरादून एसएसपी भी रहे, कुछ निकल कर आया? कुछ देखिए, काफ़ी चीज़ें मिली हैं, काफ़ी चीज़ें अभी द्वारा बताई गई हैं, कुछ चीज़ें और वेरीफाई की जानी है। तो आगे की कार्रवाई भी इस पर जारी है, क्योंकि अभी विवेचना अग्रिम स्तर पर चल रही है। इसलिए मेरे स्तर पर किसी भी तरीके से कोई इस पर कोई स्पष्टीकरण दिया जाना अभी संभव नहीं है। शारदीय नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। ऐसे में हरिद्वार के सभी प्रमुख मंदिरों में सुबह से भारी भीड़ लगी हुई है। मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा पूरे विधि विधान के साथ की जा रही है। भक्त सुबह से लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर मां के दर्शन कर रहे हैं। हरिद्वार में माया देवी, मनसा देवी और सैकड़ों मंदिरों में माता के जयकारे गूंज रहे हैं। वहीं नवरात्र के चलते हरिद्वार पुलिस ने भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता मनोज कश्यप से। मनोज, जिस तरीके से मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है, ऐसे में क्या कुछ पुलिस की तरफ से इंतजाम किए गए हैं? आज तीसरा दिन है, जो भक्त हैं वो खुश नजर आ रहे हैं पुलिस की कार्रवाई से, पुलिस के जो इंतजाम है उनसे, उनकी कार्यशैली से क्या कुछ देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए प्रिया, आज माँ दुर्गा के नवरात्रों का आज तीसरा दिन है, यानी कि आज के दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जा रही है। सुबह से तमाम जो मठ मंदिर है यहाँ पर जो श्रद्धालु है उनकी भीड़ देखने के लिए मिली है। सुबह से यहाँ पे तमाम जो मंदिर समिति के जो पदाधिकारी है, सबसे पहले माता का श्रृंगार के साथ साथ तो माता को स्नान, तमाम जो यहाँ पे अनुष्ठान होते हैं वो यहाँ पे किए जा रहे हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि सुबह से ही मंदिर समिति के लोगों के साथ साथ जो पूजा पाठ होते हैं वो शुरू कर दी गई थी। उसके बाद यहाँ पे तमाम जो श्रद्धालु थे वो यहाँ पे पहुंचने लगे थे। हालांकि मनसा देवी मंदिर की अगर बात कर ली जाए तो सबसे पहले मनसा देवी मंदिर में सबसे पहले आरती की जाती है। आरती के बाद तमाम जो श्रद्धालु होते हैं वो माता को भोग लगाते हुए यहाँ पे दर्शन भी करते हैं। यानी कि सुबह से तमाम जो श्रद्धालु है यहाँ पे उनकी भीड़ देखने के लिए मिली है। और आज के दिन कहा जाता है कि माता चंद्रघंटा को सफेद फूल और सफेद जो दूध होता है, दूध और खीर से बनी हुई जो सफेद मिठाई होती है वो अति प्रिय होती है। कहा जाता है जो माता को सफेद मिठाई, सफेद फूल का जो भोग लगाते हैं, उनकी तमाम जो मनोकामना होती है वो पूरी होती है। यहाँ हरिद्वार की अगर बात कर ली जाए तो हरिद्वार में यूँ तो रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन ऐसे में नवरात्रि का पावन पर्व चल रहे तो जो श्रद्धालु की जो भीड़ है वो अधिक बढ़ने लगी। सबसे पहले जो श्रद्धालु गंगा घाटों पर पहुंचकर गंगा स्नान कर रहे हैं, उसके बाद माँ माया देवी, चंडी देवी, मनसा देवी मंदिरों में जाकर वहाँ पे जो है माता के दर्शन कर रहे हैं। जो व्यवस्थाओं की बात कर ली जाए तो व्यवस्थाओं को लेकर भी जो पुलिस प्रशासन की जो तमाम व्यवस्था है वो चाक चौबंद दिखाई दे रही है। खासतौर से पुलिस ने एक टीम का गठन किया है जो केवल इस बात का ध्यान रखती है कि किसी अफवाह, किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अफवाह तो नहीं फैलाई जाए सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर किसी व्यक्ति के माध्यम से। सोशल मीडिया के लिए भी यहाँ पे जो पुलिस टीम है वो लगातार अपनी निगाहें बढ़ाई हुई है, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से अक्सर अफवाह फैला दी जाती है, जिसके बाद यहाँ पे कहीं अनहोनी हो जाती है। तो इसी से बचने के लिए पुलिस ने एक अलग से टीम का गठन किया है। खासतौर से जो पुलिस कंट्रोल रूम है वहाँ पे जो मुख्य मंदिर है, मनसा देवी, माया देवी और चंडी देवी मंदिर है, वहाँ के जो तमाम सीसीटीवी कैमरे लगाए गए उस पर भी अपनी निगाहें जमाए हुए हैं। जी बिल्कुल मनोज, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे कुछ खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ।
के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि किसी भी वकील को कोई केस लेने से नहीं रोका जा सकता। ये फैसला एक मामले में आया जिसमें वकील के खिलाफ सोशल मीडिया पर धमकी भरे कमेंट किए गए थे क्योंकि उन्होंने एक विशेष मामले में पैरवी की थी। कोर्ट ने नैनीताल के एसएसपी को निर्देश दिए हैं कि वकील और उनके परिवार को तत्काल सुरक्षा प्रदान की जाए। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि वकील केवल अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और अगर किसी को विरोध करना है तो वो जांच अधिकारी के खिलाफ करे। साथ ही कोर्ट ने वकील के खिलाफ मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। तो किसी एक प्रकरण में किसी एक पक्ष की ओर से उपस्थित होने वाले अधिवक्ता के विरुद्ध कुछ धमकियों का मामला था और सोशल मीडिया पे उनके विरुद्ध कई प्रकार की गंभीर धमकियां दिए जाने का मामला था, सिर्फ इस आधार पर क्योंकि वे एक पक्षकार के लिए उपस्थित हुए थे, जिसको लेकर लोगों का एक पर्टिकुलर व्यू है। जिसके बाद कोर्ट ने ये कहा कि किसी भी अधिवक्ता को उसकी ड्यूटी करने से और उसके अपने जो प्रोफेशनल ड्यूटी है उसको करने से इन्फ्रिंजमेंट का मामला बनता है और जहाँ भी सोशल मीडिया में इस प्रकार की पोस्ट अधिवक्ता की सुरक्षा के बारे में की गई है तो उन सबको टेक डाउन किया जाए और पुलिस को डायरेक्ट किया है कि इस मामले में एक्शन टेकन रिपोर्ट लें। अगर वो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म धमकी भरी हुई पोस्ट को नहीं हटाते हैं या कमेंट्स को नहीं हटाते हैं तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए और साथ ही संबंधित अधिवक्ता को सुरक्षा प्रदान करने के भी आदेश एसएसपी नैनीताल को दिए हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट में देहरादून परिवहन विभाग की ओर से टाटा मैजिक को बस की श्रेणी का परमिट दिए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने सचिव परिवहन से विभाग की ओर से जारी टाटा मैजिक के परमिट निरस्त करने को कहा। साथ ही राज्य सरकार ने 25 सितंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 25 सितंबर की तारीख को तय किया है। आरटीए देहरादून का आदेश चैलेंज किया था, जिसके द्वारा उन्होंने जो था टाटा मैजिक जो है 8-9 सीटर व्हीकल है उसे बस का परमिट दे रखा है। ये कहते हुए कि ये बस की डेफिनेशन में आता और बस के रूप में उसे चलाने का स्टेज कैरेज परमिट दे रखा है। तो हमने ये कहा है कि साहब ये ना तो बस है ना बस की कैटेगरी में फॉल करता है ये व्हीकल। तो कोर्ट ने हमारी बात मानते हुए पिछली डेट पे आज जो था ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी को तलब किया था कोर्ट में और ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी से पूछा उन्होंने कि ये भाई बस कैसे है, किस तरीके से है। तो उसका कोई संतोषजनक ये जवाब अभी दे नहीं पाए हैं। तो कोर्ट ने अभी डे आफ्टर टुमारो के लिए, परसों के लिए लगाया है मैटर अभी और सरकार से ये कहा है कि ये बताओ कि इसमें कंडक्टर मैंडेटरी है बस में, इसमें कंडक्टर के बैठने की जगह है या नहीं है और कंडक्टर इसमें खड़ा हो सकता है या नहीं है। ये सारी चीज़ें डिटेल इसका सारा कुछ बताओ। और तब तक के लिए कोर्ट ने ये भी कहा है जो अभी कोर्ट में हमें समझ में आया था। काशीपुर में हिंसा के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। शहर के अलीखा मोहल्ले, किला चौक और विजयनगर नई बस्ती में पुलिस का कड़ा पहरा है। प्रशासन ने बीएनएसएस की धारा 163 लागू कर दी है। इसके तहत रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक 5 या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है। हथियारों पर प्रतिबंध लगाया गया है और लोगों की आवाजाही पूरी तरीके से सीमित कर दी गई है। उपद्रवियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो खंगाले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, हिंसा की आड़ में छिपे अन्य मामलों पर भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस और प्रशासन बिजली चोरी से लेकर राशन कार्ड की गड़बड़ी तक कई मामलों में दबिश दे रही है। एसएसपी मणिकांत मिश्रा के निर्देश पर शहर को शांत रखने के लिए पुलिस अलर्ट मोड पर है। जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में हुई हिंसा के बाद आज रात हम पहुंचे हैं काशीपुर के अलीखा मोहल्ला। ये वही मोहल्ला है जहां हिंसा हुई थी और इस मोहल्ले में आप देख सकते हैं कि बताया जाता है कि ये मोहल्ला कभी इतना चहल पहल हुआ करता था रात्रि के टाइम पे भी कि कभी शांत नहीं हुआ, लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से या फिर कहें कि समाज में नफरत का जहर घोलने वाले लोगों की वजह से यहाँ एक शांति का माहौल बन चुका है। लोग डर की वजह से अपने घरों के अंदर कैद हैं। धारा 163 लग चुकी है, जिसकी वजह से पुलिस लगातार मुस्तैद है और अब धारा का पालन करवाती हुई दिखाई दे रही है। संदिग्ध लोगों से लगातार रोककर बातचीत की जा रही है, उनका कारण पूछा जा रहा है। रात में घूमने का रीजन है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग रीजन से नहीं घूमता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। फिलहाल इतनी बड़ी हिंसा काशीपुर से सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस की सूझबूझ और समझ ही कहिए कि इतनी बड़ी हिंसा को शहर तक फैलने नहीं दिया, एक ही मोहल्ले तक रहने दिया, जिसके बाद पुलिस अब चिन्हित करके ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम कर रही है। आसपास के कैमरे खंगाले जा रहे हैं, टीमों का गठन कर दिया गया है। और मैं अपने सहयोगी से कहूंगा, हम ये देखिए देर रात्रि
अलीखा मोहल्ले में पहुंचे हैं। ये अलीखा का वो सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट चौक है जहां लोग एकत्र हुआ करते थे। वो सामने एक मस्जिद है, मस्जिद के पास से ही इकट्ठा होकर लोगों की आवाजाही शुरू हुई थी और आई लव मोहम्मद के बैनर लेकर हाथों में जुलूस निकालने की तैयारियां थी। जुलूस निकाल दिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने जब उन्हें रोका और पूछताछ करने की कोशिश करी गई, परमिशन मांगने की कोशिश करी गई थी, फिर उसी भीड़ के बीच में कुछ लोगों ने पुलिस कर्मियों के साथ ही मारपीट करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उनके वाहनों को भी क्षतिग्रस्त करना शुरू कर दिया। इतने में जब पुलिस के आला अधिकारियों को सूचना मिली, पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घटना सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया था। लेकिन उसके बाद पूरी घटना का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है नदीम अख्तर, जो समाजवादी पार्टी का नेता है, और बताया ये भी जाता है कि काशीपुर से वो मेयर का चुनाव भी लड़ता है। उसकी इस हरकत की वजह से शहर का माहौल इतना खराब हो चुका है कि अब देर रात्रि कोई भी निकलने को तैयार नहीं है। पुलिस मुस्तैदी से अपना नियमों का पालन लोगों को करवा रही। इसी कार्रवाई के तहत बुलडोजर की कार्रवाई भी यहाँ देखने को मिली है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा, ये देखिए कि कैसे लोगों ने अतिक्रमण किया था। उसी बीच में ये अतिक्रमण की कार्रवाई, बिजली की कार्रवाई, राशन की कार्रवाई, तरह तरह की कार्रवाइयां अब इस मोहल्ले में शुरू हो चुकी हैं। फिलहाल स्थिति सामान्य है, पुलिस कंट्रोल कर रही है और किसी भी तरीके से कोई भी गतिविधियों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। अजहर मलिक, काशीपुर। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी की सरकार में भारत की सांस्कृतिक यात्रा एक रंगोली की तरह फल फूल रही है, जो विभिन्न प्रकार के रंगों से भरपूर है, परंपरा में निहित है, जो दुनिया को आकर्षित करती है। पीएम मोदी इस बात पर जोर देते हैं कि हम्पी के शाश्वत मंदिरों से लेकर शास्त्रीय संगीत और नृत्य की जीवंत परंपराओं तक हमारा राष्ट्र आधुनिकता को अपनाते हुए अपनी विरासत से शक्ति ग्रहण करता रहा है। उन नायकों को पुनः याद किया जा रहा है जिन्हें हम भुला चुके हैं, और नए उपकरणों के माध्यम से प्राचीन ज्ञान को पुनर्जीवित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक मंच पर भारत का प्रभावशाली प्रतिनिधित्व हो रहा है। विरासत की रक्षा की जा रही है, परंपराओं को याद किया जा रहा है और भारत को भावना को दुनिया के सामने बड़े गर्व के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर के भव्य कॉरिडोर से लेकर अयोध्या में रामलला की दिव्य उपस्थिति तक पीएम मोदी का दृष्टिकोण विरासत के संरक्षण को नया आकार देने और सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करने का है। भारत के सभ्यतागत गौरव को और आध्यात्मिक सर्किट और तीर्थों में आधुनिक सुविधाओं के साथ नवीन ऊर्जा के साथ पुनर्जीवित कर रहा है। उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना को विश्व स्तरीय सुविधाएं और आध्यात्मिक वातावरण प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था, जो महाकालेश्वर मंदिर में तीर्थ यात्रा के अनुभव को समृद्ध करता है। अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन अगस्त 2020 में किया गया था और भव्य मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को हुआ। उत्तराखंड में केदारनाथ के एकीकृत विकास के तहत आदि शंकराचार्य की प्रतिमा की स्थापना सभ्यतागत एकता का प्रतीक है और तीर्थ स्थल के आध्यात्मिक महत्व को समृद्ध करता है। इतना ही नहीं, कैलाश मानसरोवर यात्रा के टनकपुर में पिथौरागढ़ खंड और चारधाम परियोजना में चारधाम को जोड़ने वाले ऑल वेदर रोड भी इसमें शामिल हुए हैं। जुलाई 2024 तक कुल 825 किलोमीटर लंबाई में से 616 किलोमीटर का कार्य पूरा हो चुका है। उत्तराखंड में ही गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक 12 किलोमीटर की रोपवे परियोजना को मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में प्रमुख विरासत गलियारों और प्रसिद्ध स्थलों को विकसित किया जा रहा है। तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान जैसी योजनाओं के माध्यम से मस्जिदों, चर्चों और धार्मिक स्थलों सहित विभिन्न धर्मों के प्रमुख पूजा स्थलों को पुनर्जीवित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।